हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम कुछ प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपके जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? आपके हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है आपकी बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको कंट्रोल करता है, उनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये मैं आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुके हूँ। तो आई होप आपको वो याद होगा। अगर वो नहीं आपको पता है, आपने नहीं देखा है, तो पहले आप वो क्लास देखिए। तो हमने शुरुआत हाइपोथैलेमस से करी। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था, उससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा था। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आती है आपकी मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड क्या करती है, आपकी जो बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होने वाले उनको कंट्रोल करती है। अब आगे जो आपकी ग्लैंड्स होती है आपकी, नॉर्मली जैसे हम बहुत सारी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आपकी थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियास, ये भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। एड्रिनल ग्लैंड, तो इन सभी ग्लैंड के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आपकी थायराइड ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बाद आपकी नेक्स्ट ग्लैंड जो आती है वो कौन सी है? आपकी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कैसी दिखती है? देखिए यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके की बटरफ्लाई के आकार की आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ये बटरफ्लाई शेप आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर आप बाकी की ग्लैंड से इसका साइज देखेंगे तो काफी बड़ा होता है। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। कैसी दिख रही है आपको? इसका शेप कैसा दिख रहा है? बटरफ्लाई के जैसा दिख रहा है। तो ये बटरफ्लाई शेप की होती है। लोकेशन की अगर आप बात करेंगे तो लोकेशन कहाँ होती है इसकी, कहाँ लोकेटेड है? आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। यहाँ पर जैसे कि नीचे आपका ये ट्रेकिया है, ऊपर की तरफ आपका लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स के नीचे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि बिलो लैरिंग्स, बिलो लैरिंग्स एंड अराउंड ट्रेकिया, लैरिंग्स एंड अराउंड ट्रेकिया। और अगर आप जैसे, ये तो आपकी वेंट्रल साइड हो गई है, अगर आप पीछे से देखेंगे ना, तो अगर आप लेवल देखेंगे इसका, तो लेवल कहाँ पर होगा? आपकी जो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा, ये पीछे आपकी वर्टिब्रा है यहाँ पर, तो कौन सी वर्टिब्रा के लेवल पर होती है यहाँ पर? तो यहाँ लिखेंगे एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट thoracic vertebra, thoracic vertebra। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन होता है थायराइड ग्लैंड का। कहाँ पर होगी? आपके 5th, 6th, 7 सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं, एक इधर लोब और एक इधर लोब। तो कितने लोब होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब। इट इज कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ 2 लोब। 2 लोब से मिलकर बनी हुई होती है, कनेक्टेड विथ, और किसके साथ कनेक्टेड होती है? कनेक्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर आपके दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो बीच में ये दोनों किसके द्वारा कनेक्टेड है? ये इस्थमस के द्वारा कनेक्टेड है। तो उस कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या कहेंगे? इस्थमस। तो कभी भी पूछा जाए कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होती है, दोनों लोब किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? इस्थमस के द्वारा। अब ये तो हो गया इसका ऊपर वाला पार्ट। अगर आप इसके अंदर की तरफ जाएंगे तो देखिए, आप
आपको छोटे 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 से इसमें कुछ स्फेरिकल शेप का दिखाई दे रहा है, तो इन स्फेरिकल शेप को आप क्या कहते हैं? यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब एक स्फेरिकल शेप का होता है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। सो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के लिए आप यहाँ देखिए, ये थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा साइड करते हैं। स्फेरिकल शेप का होता है, छोटे छोटे से इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके के मैं एक दो बना देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। अब ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। ये कुछ इस तरीके की यहाँ पर लेयर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो ये क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और इनको आप क्या कहेंगे? ये स्फेरिकल शेप का पूरा क्या है? फॉलिकल। फॉलिकल। सो आपकी थायराइड ग्लैंड स्फेरिकल शेप के फॉलिकल से मिलकर बनी हुई होती है और उसके अंदर क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर होती है। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक थिक स्टिकी प्रोटीन का मटेरियल सिक्रीट करती है इसके अंदर, उसको आप क्या कहेंगे? वो होता है कॉलॉइड। क्या कहते हैं आप इसको? कॉलॉइड। कोलोइड। और ये जो कोलोइड होता है, ये कोलोइड आपके हार्मोन को सिक्रीट करता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है तो ऑब्वियसली हार्मोन सिक्रीशन करेगी। लेकिन कौन से हार्मोन का सिक्रीट करेगी? तो थायराइड ग्लैंड, आपको ये तो पता ही है कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, लेकिन इसके अलावा भी ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, उसको आप कैल्सिटोनिन कहते हैं। बट अगर कोलोइड की बात करेंगे तो कोलोइड आपका थायराइड हार्मोन ही सिक्रीट करती है। क्या करती है? थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। ओके, समझ में आया? तो फॉलिकल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके अंदर कॉलॉइड, और इसने थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना। अब मैंने कहा कि कैल्सिटोनिन का भी सिक्रीशन करती, तो कैल्सिटोनिन का कौन करता है? देखो इसके अराउंड जो है, यहाँ पर आसपास छोटी छोटी इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये इस तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, इनको आप कहते हैं, ये यहाँ पर बना देती हूँ, इसको आप कहते हैं पेरा फॉलिक्यूलर। चलो इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पेरा फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूलर, या इसको आप सी सेल्स भी कहते हैं हम। पेरा फॉलिक्यूलर सेल्स इनको कहा जाता है, और ये आपके कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है। सो अगर आप थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन? तो इट्स सिक्रीट टू हार्मोन, टू हार्मोन। कौन कौन से? फर्स्ट वन आप यहाँ पर लिखेंगे थायराइड हार्मोन, और सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के। सो ये आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका जो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले थायराइड हार्मोन के बारे में, या पहले कैल्सिटोनिन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, कैल्सिटोनिन जो कि किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है? कैल्सिटोनिन सिक्रीट बाय, कैल्सिटोनिन सिक्रीट बाय पेरा फॉलिक्यूलर सेल, पेरा फॉलिक्यूलर, या फिर इसको आप क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया सी सेल्स भी कहते हैं। किसकी, किससे सिक्रीट हो रहा है? ये आपकी थायराइड ग्लैंड से। तो ये एक हार्मोन है जो कि आपकी पेरा फॉलिक्यूलर सेल्स थायराइड ग्लैंड में होती है, उसके द्वारा सिक्रीट होता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि कैल वर्ड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कैल्शियम की बात हो रही है। तो इसके नाम से आप इसका फंक्शन भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, कैल्सिटोनिन जो होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि कैल्शियम से रिलेटेड है, लेकिन करता क्या है? ये आपके कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज करता है। कहाँ पर डिक्रीज करता है? आपके ब्लड के अंदर। सो यहाँ लिखेंगे आप, इट reduce द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम लेवल इन ब्लड when increased, when increase। तो ये कैल्शियम लेवल
जो है वो ब्लड में कम तो कर रहा है, लेकिन कैसे कम कर रहा है? जैसे कि मान लीजिए आपकी ये बोन है, अब आप सभी जानते हैं कि आपकी बोन में कैल्शियम होता है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं आपकी बोन, और एक आपकी यहाँ पर हमने बना ली आपकी ब्लड वेसल्स। तो आपने कैल्शियम लिया, अब यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो क्या करेगी आपका जो कैल्सिटोनिन है, मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करेगी, और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, आपके इस कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा आपकी बोन में ले जाकर। तो कैल्शियम को वो बोन में ले जाकर यहाँ पर डिपॉजिट करता रहेगा। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ने नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स होती है ना, वहां पर भी आपके ट्यूब्यूल से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है या इनहिबिट करता है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। और क्या करेगा ये? इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो ये आपके कैल्सिटोनिन का फंक्शन होता है। इसने क्या किया, आपके जो ब्लड है उस ब्लड से ये आपके कैल्शियम को कहाँ ले जाकर डिपॉजिट करता है, आपकी बोन के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एक और फंक्शन निकल कर आ रहा है, क्या कि ये कैल्शियम को ले जाकर स्टोर भी कर रहा है। तो इट प्रमोटिंग स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के स्टोरेज को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं स्टोरेज तो हो रहा है इसका। तो इसका फंक्शन जो है, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसके जस्ट अपोजिट होता है। वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करती है, और ये आपके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करती है थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है। तो ये ओवरऑल हो गया आपके कैल्सिटोनिन के बारे में। सो इसका फंक्शन आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, वो है आपके थायराइड हार्मोन। तो देखिए, थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा कई सारे फंक्शन जो है आपके बॉडी में ये थायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है या कम होता है, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कई सारी समस्या आपके साथ जीवन में आती है, छोटी छोटी बहुत सारी, जैसे कि हेयर लॉस होना, मोटापा होना, दुबलापन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। साथ ही कुछ बीमारियां भी होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, थायराइड हार्मोन जो है वो किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? अभी हमने देखा, आपका जो कॉलॉइड होता है, उस कॉलॉइड के अंदर आपके हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कॉलॉइड सिक्रीट थायराइड हार्मोन। लेकिन ये कॉलॉइड थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, लेकिन तो इसको किसी न किसी चीज की जरूरत तो होगी, तभी जाकर ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, है ना? तो इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर आपका आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो आयोडीन आपकी थायराइड ग्लैंड कहाँ से लेती है? आपके ब्लड से लेती है। आप आयोडीन युक्त बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो वो जो आयोडीन आपने लिया है उसको ब्लड से कौन उठाएगा? आपकी थायराइड ग्लैंड। और किसके साथ मिक्स करेगी? आपके थायरोग्लोब्युलिन के साथ, थायरोग्लोब्युलिन के साथ, और ये दोनों मिलाकर थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका स्ट्रक्चर है, और आपका मतलब फॉलिकल्स है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके अंदर आपका ये कॉलॉइड प्रेजेंट है। ओके, ये कॉलॉइड प्रेजेंट है। अब यहां से आपका आयोडीन आया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, थायरोग्लोब्युलिन। तो थायरोग्लोब्युलिन जो है वो बाहर तभी निकलेगा जब आपका आयोडीन आएगा, है ना? और तब जाकर यहाँ पर आपके हार्मोन का सिक्रेशन होगा। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, जो मैंने आपको पहले बताई है, कि थायराइड हार्मोन जो सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट कौन करता है? तो उसके लिए आपका हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और TRH जो है वो किसको आके स्टिमुलेट करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, रिलीजिंग हार्मोन किया, तब जाकर आपका थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेशन के लिए यहाँ पर टीएसएच जो है वो पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया। समझ में आया? ये कहाँ से आया? ये आपके हाइपोथैलेमस से आया। कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से आया। ये कहाँ से आया? ये आपके पिट्यूटरी से आया, पिट्यूटरी से आया। ये क्या कर रहा है? जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड के हार्मोन जो है उसको जाकर स्टिमुलेट करेगा। तो तब जाकर आपकी थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 एंड T4 सिक्रीट करेगी। ये है आपके थायराइड हार्मोन, जो कि किसने दिए हैं? ये कौन आपके सिक्रीट कर रहा है? आपकी थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ओके, अब देखो, जब कभी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर कमी हो गई है, इनकी जरूरत है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर इनकी कमी हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्टिमुलेशन आपके टीएसएच के पास भी जाएगा, क्योंकि टीएसएच ही जाकर इनको आगे जो है वो सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करेगी थायराइड ग्लैंड को, और आपके हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा। सो यहाँ आपका पॉजिटिव स्टिमुलेशन जा रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ इनकी कमी हो गई, अगर बहुत ज्यादा हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, टीएसएच अपना स्टिमुलेशन दे रही है, तो कंटिन्यूअसली इनका सिक्रीशन होता ही जा रहा, होता ही जा रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर यहाँ से नेगेटिव स्टिमुलेशन जाएगा आपके टीआरएच के पास। तो यहाँ आपका टीआरएच क्या करेगा? टीआरएच नहीं, सॉरी, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस और टीएसएच क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस और टीएसएच के पास में ये नेगेटिव स्टिमुलेशन जाएगा, तो वो आपके इस स्टिमुलेशन को रोक देंगे कि बस अब थायराइड हार्मोन कि ये कहेगा कि अभी मैं हूं ब्लड के अंदर, तो आपको अब सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस चलती है यहाँ पर, तब जाके ये थायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं। अब थायराइड हार्मोन के बारे में जान ले थोड़ा सा, इसको हम रिमूव करते हैं। चलिए, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? थायराइड हार्मोन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायरोग्लोबुलिन बाहर नहीं आ पाता है और आपके थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं। तो आपके पास में दो थायराइड हार्मोन है, एक है T3, एक है T3 और एक है T4। तो T3 T4 को आप देखेंगे तो इसको हम T3 क्यों कह रहे हैं? ट्राई आइडोथायरोनिन, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन के कितने एटम हैं? ये आयोडीन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन। अब चलते हैं आपके T4 के पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? T4। अब 4 है तो इसको टेट्रा कहेंगे, जैसे 2 होते हैं तो डाई, 1 होता है तो मोनो कहते हैं। वैसे यहाँ 4 है तो इसको टेट्रा कहा, वहां 3 है तो हमने उसको ट्राई कहा। अब टेट्रा आइडोथायरोनिन जो है, जिसमें आपके आयोडीन के 4 एटम होते हैं, इसको आप थायरॉक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अब T4 जो होता है वो आपका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ज्यादा अमाउंट में मतलब अगर आप T3 T4 को कंपेयर करेंगे तो मोस्ट एबंडेंट जो है वो आपका T4 होता है। मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा आपको T4 देखने को मिलेगा। बट काम का सबसे ज्यादा कौन सा है? ज्यादा कितना है वो मैटर नहीं करता, काम का कितना है, काम हमेशा पहले देखा जाता है। आप कितना कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने लोग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम कितना कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो देखिए T3 को अगर आप देखेंगे तो ये हमने कहा कि ये मोस्ट एबंडेंट होता है, तो ये आपका मोस्ट पोटेंट होता है। ठीक है, ये ज्यादा एबंडेंट होता है तो ये ज्यादा पोटेंट होता है, काम का ज्यादा होता है, क्योंकि एक समय आता है कि जब T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी जगह जब ज्यादा जरूरत लगती है तो फिर T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है और T3 अपना एक्शन दिखाता है। क्लियर है? तो इतना बेसिक आपको यहाँ पर समझ में आया या नहीं? अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। T3 T4 के बारे में तो हमने समझ लिया कि ये हार्मोन होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन इनको स्टिमुलेट करता है। बात आती है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। दोनों के फंक्शन लगभग लगभग सेम ही होते हैं, T3 T4 दोनों के। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं।
अब मेटाबॉलिज्म में आपका कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा कई सारे फंक्शन जो है आपके थायराइड हार्मोन के होते हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म अगर रेगुलेट रहेगा तो बहुत सारी समस्या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। आपको दिखता है कि जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है तो ऐसा अजीब सा लगता है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। तो ऐसे कई सारी चिड़चिड़ापन सा आता है, ऐसी समस्याएं आपको इसके साथ देखने को मिलती है। अगर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट है तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप देखते हैं ना, गोइटर जैसी समस्या, क्रिएटिनिज्म हो जाता है बच्चों के अंदर, मिक्सडीमा हो जाता है, महिलाओं के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर आप T3 T4 के और हार्मोन सॉरी और फंक्शन देखेंगे तो कई सारे होते हैं, जैसे ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होते हैं, साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मूड स्विंग, है ना, मूड स्विंग, आपकी हेयर के लिए हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन से ड्राई ड्राई होने लग जाती है, तो हेयर, स्किन, इन सभी को रेगुलेट करके मेंटेन करके रखता है। ये ऐसे आपके साथ ही साथ, हाँ, आपके बीएमआर को भी रेगुलेट करके रखता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए, दो कंडीशन होती है, आप सभी को पता है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरथायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। तो ये दो कंडीशन होती है। हाइपरथायरोडिज्म हम कब कहेंगे, जब आपके T3 T4 का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। T3 T4 का सिक्रीशन जब ज्यादा होता है तो उसको हाइपरथायरोडिज्म कहा जाता है। जब T3 T4 का सिक्रीशन कम होता है तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म। तो नाम से समझ में आ रहा है आपको, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब देखो कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। पहला तो ये, अगर आपका T3 T4 इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक रेट जो है आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, अगर इधर इंक्रीज हो रही है तो इधर आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, वेट लॉस होता है, क्योंकि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो आपका वेट लॉस होने लग जाता है, गुड एपेटाइट, और यहाँ पर आपका वेट गेन होने लग जाता है, एनोरेक्सिया आपको देखने को मिलता है। तो दोनों देखो, यहाँ पर अपोजिट ही सारी चीजें, यहाँ वेट लॉस हो रहा है, यहाँ पर वेट गेन होगा। एंजाइटी, फिजिकल रेस्टलेस और मेंटल एक्साइटेबिलिटी, इधर आपको डिप्रेशन, साइकोसिस, मेंटल स्लोनेस आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि आपके पूरे आपके बॉडी का जो सिस्टम है ना वो बिगड़ सा जाता है अगर आपका हाइपरथायरोडिज्म या हाइपोथायरोडिज्म देखने को मिलता है। हेयर लॉस होना, उधर आपकी ड्राई स्किन और ब्रिटल हेयर आपको देखने को मिलते हैं, वार्म स्वेटी स्किन और हीट टॉलरेंस, और इधर आप देखेंगे ड्राई कोल्ड स्किन हो जाती है और प्रोन टू हाइपोथर्मिया। आप इधर देखेंगे तो आपको डायरिया सी सिचुएशन देखने को मिलती है और इधर आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। डिसीज देख लेते हैं आप यहाँ पर। यहाँ जो मेन और कॉमन डिसीज होती है वो है आपकी ग्रेव्स डिसीज। कौन सी डिसीज, ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव डिसीज जो है ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज इसको आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको फॉलिकल्स बताया था, ये आपका फॉलिकल है, तो इस फॉलिकल के अराउंड क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी आकर लग जाती है, इस तरीके से यहाँ पर एंटीबॉडी आकर लग जाती है। तो वो क्या हो करने लगती है, आपके जो थायराइड का सिक्रीशन है, मतलब आपके जो टीएसएच का स्टिमुलेशन आ रहा है उस टीएसएच के स्टिमुलेशन को रोक नहीं पाती है। कंटिन्यूअसली आपका स्टिमुलेशन चलता है और कंटिन्यूअसली ये थायराइड ग्लैंड आपके T3 T4 को सिक्रीट करती है, तो स्टॉप नहीं कर पाती है, आपके स्टिमुलेशन नहीं दे पाती है, नेगेटिव स्टिमुलेशन नहीं दे पाती है ये। तो इस वक्त आपके कंटिन्यूअसली T3 T4 का सिक्रीशन होता है और उस कंडीशन में आपको ग्रेव्स डिसीज देखने को मिलती है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो दो कंडीशन है, एक है क्रिएटिनिज्म, एक है गॉइटर, और एक और है वो है मैक्सिडीमा। तो क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म से आप चिल्ड्रन को याद रख सकते हैं, जो कि बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। मेनली आयोडीन की कमी के कारण होती है ये सारी चीजें, जैसे गॉइटर वगैरह। तो
क्रिएटिनिस में आप देखेंगे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। गोइटर में आप देखेंगे यहाँ पर स्वेलिंग सी हो जाती है। मिक्सडिमा में आपको जैसे पफीनेस सी देखने को मिलती है, आपकी आई के अराउंड और चेहरा पे स्वेलिंग सी देखने को मिलती है। तो ये 2-3 कंडीशंस होती है आपकी गोइटर, मिक्सडिमा, क्रिएटिनिस इन कंडीशंस ऑफ डिक्रीज T3 T4, और ग्रेव्स डिसीज आपको इंक्रीज T3 T4 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया आपके थायराइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट जो आता है आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड, मैंने एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले दी थी जब मैंने कैल्सिटोनिन के बारे में बताया था कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आपके कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करती है। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है, उनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, पेरा पेरा मतलब कि राउंड या पीछे आप मान सकते हैं, तो ये आपकी बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड है। इसको पीछे की साइड से देखेंगे तो आपके ये जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स पर, प्रत्येक लोब पर आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलेगी। सो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है येलो कलर की। देखो, येलो कलर स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड, यहाँ लिख लेते हैं लोकेशन, situated situated posterior surface of the thyroid gland, thyroid gland of एच लोब, यानी कि प्रत्येक लोब पर येलो कलर की छोटे छोटे स्मॉल ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है। इनको आप कहेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखो ये रही, ये 4 आपको दिखाई दे रही है। कितनी होती है आपकी? 4, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो कि आपके प्रत्येक लोब होते हैं आपकी थायराइड ग्लैंड के, उस पर प्रेजेंट होती है आपकी पोस्टीरियर सरफेस पर। पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ये आपके कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो इसका काम होगा रीअब्जॉर्प्शन करना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से और आपकी जो रिनल ट्यूब्यूल्स होती है वहां से। पैराथायरॉइड क्या करेगी? आपके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैसे आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगी? तो ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिनल ट्यूब्यूल्स, रिनल ट्यूब्यूल्स। तो रिनल ट्यूब्यूल्स और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके किसको इंक्रीज करती है? आपके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है, आपके कैल्शियम लेवल का रीअब्जॉर्प्शन को वहां पर बढ़ा देती है, जिससे कि आपको ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसको वहां पर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो अगर आप थायराइड ग्लैंड की जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है वो, तो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड ये दोनों मिलकर आपके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं इन द ब्लड, है ना, मेंटेन करके रखते हैं, ना बहुत ज्यादा होने देते हैं ना बहुत कम होने देते हैं। अगर यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा तो स्टिमुलेशन आपके थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा कि आप कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कीजिए। कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा? आपके कैल्शियम को बोन तक लेकर जाएगा ताकि उसके लेवल को मेंटेन कर सके। समझ में आया? इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे कि मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड के हो गए। अब चलते हैं, हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड एक स्मॉल ग्लैंड होती है, छोटी सी, जो कि आपकी लोकेटेड होती है कहाँ पर? देखिए, ये रही आपकी थायराइड, सॉरी, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है बिटवीन द टू लंग्स। लोकेशन क्या लिखेंगे आप इसकी? बिटवीन, बिटवीन टू लंग्स
या बोथ लंग्स के बीच भी लिख सकते हैं, दोनों लंग्स के बीच में। और यहां पर आप लिखेंगे बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम। यहां पर कौन कौन सी चीजें आ रही है देखो, बिहाइंड स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। कहाँ होगी, वेंट्रल, वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपके दोनों लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में होती है आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम जिसको आप कहते हैं, उस स्टर्नम के पीछे की साइड होती है। और जब आप हार्ट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका हार्ट भी है, तो उस हार्ट के ऊपर जो आपकी एओर्टा होती है उसकी वेंट्रल साइड में होती है। मतलब अगर आप एओर्टा को देखेंगे, जैसे ये आपका हार्ट है ना, हार्ट के ऊपर आपकी ये एओर्टा निकल रही है, तो इस एओर्टा का एक तो वेंट्रल साइड होगा और एक आपका डोर्सल साइड होगा। हम कहते हैं ना एक आगे की एंटीरियर साइड है और एक पोस्टीरियर साइड है, तो एंटीरियर को आप वेंट्रल साइड कहेंगे। तो वेंट्रल साइड में आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर पीछे की साइड होती तो उसको हम कहते हैं डोर्सल साइड। तो यहाँ आप देखेंगे लोकेशन थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपके दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और आपकी वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। इसका काम क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। ये इसका रोल होता है आपकी इम्यूनिटी में, रोल इन इम्यूनिटी में इसका काम होता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन थाइमस ग्लैंड जो है वो बच्चों में आपको फुली डेवलप नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नोट डेवलप इन इन्फेंट एंड। अगर आप ओल्ड स्टेज की बात करेंगे, मतलब बूढ़ों की बात करेंगे, तो बूढ़ों में क्या होता है, आपकी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसका डीजनरेशन हो जाता है, धीरे 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 आपकी ग्लैंड्स का डीजनरेशन होने लग जाता है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपके न्यू बॉर्न में देखेंगे, तो न्यू बॉर्न में आपकी फुली डेवलप नहीं होती है, इन न्यू बॉर्न नॉट फुली डेवलपमेंट। एंड अगर आप ओल्ड स्टेज की बात करेंगे, तो इन ओल्ड स्टेज ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो अगर आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चों में इम्यूनिटी वीक होती है और बूढ़ों में भी इम्यूनिटी वीक होती है। क्यों वीक होती है, क्योंकि बूढ़ों में तो ये डीजनरेट हो जाती है और इन्फेंट या न्यू बोर्न में ये डेवलप ही नहीं होती है प्रॉपर। तो इस कारण आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर वीक होती है। क्योंकि ये क्या काम करती है, थाइमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी जो टी सेल्स होती है, टी सेल्स आपने देखी है ना, आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स होते हैं उसमें टी सेल और बी सेल्स होती है, आपको याद होगा, लिम्फोसाइट। तो उसके मैचुरेशन के लिए जरूरी होती है, किसके मैचुरेशन के लिए, आपकी टी सेल के मैचुरेशन के लिए। तो अगर आप इसका फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका फंक्शन होता है, फंक्शन देखिए, फंक्शन है आपका मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ टी सेल। टी सेल के मैचुरेशन के लिए जरूरी होती है। तो टी सेल आपकी कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। आपकी बी सेल जैसे आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, बी सेल आपकी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, तो टी सेल आपकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो इसका रोल आपकी इम्यूनिटी में होता है, जो कि टी सेल्स के मैचुरेशन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जब मैंने आपको हेमाटोपोइसिस पढ़ाया था कि आपकी सारी सेल्स जो है वो मैचुरेशन उनका नॉर्मली हो रहा है बोन मेरो के अंदर। बट अगर आप टी सेल की बात करेंगे, तो इसका डेवलपमेंट जो है वो आपके बोन मेरो के अंदर होता है, बट इसका मैचुरेशन आपकी थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं। अगली ग्लैंड आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। सो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर जैसे हमने एक केप लगाई हुई हो, एक टोपी पहनाई हुई हो, ऐसा लग रहा है। अब आपकी किडनी कितनी होती है, दो होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितनी होगी, आपकी टू होगी। सो यहाँ लिखिए टू एड्रिनल ग्लैंड, कितनी होगी, टू
एड्रीनल ग्लैंड। तो वन पेयर में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो लोकेटेड ऑन द इच किडनी, या ऑन द की जगह आप अबाव लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकेटेड अबाव द इच किडनी, तो प्रत्येक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। कैसा शेप आपको इसका दिखाई दे रहा है, कॉनिकल शेप लग रहा है, तो कॉनिकल शेप इसका होता है। देखिए हम इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो होती है, ये कॉनिकल शेप की होती है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इट कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड में आपका एक तो होता है बाहर वाला पार्ट जिसको आप कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ये रहा आपका बाहर वाला पार्ट जिसको आप कहेंगे आउटर कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला पार्ट जिसको आप कहेंगे इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। तो आउटर कॉर्टेक्स आपका 75% होता है और इनर मेड्यूला आपका 25% होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है, आउटर कॉर्टेक्स। तो पहले आउटर कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अब देखो इस एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए मैंने आपको हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन बताया था, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है आके आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और इसको स्टिमुलेशन देता है कि आप अपने हार्मोन को सिक्रीट कीजिए, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको आप कहते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। तो यहाँ आप देखेंगे इसके आउटर कॉर्टेक्स वाले भाग को, तो ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है, स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन जिसको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सिक्रीट करता है, सो यहाँ फर्स्ट वन आप लिखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के पास में, चलिए इधर लिख देते हैं हम। देखिए ये है आपके आउटर कॉर्टेक्स वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, आप देखेंगे फर्स्ट वन है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है आपका, तीन है आपके, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। इनके भी एग्जाम्पल होते हैं जो अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। इनर मेड्यूला की अगर बात करेंगे तो इनर मेड्यूला में आपके दो हार्मोन होते हैं, एक है इपिनेफ्रिन जिसको आप एड्रिनलिन भी कहते हैं, एक है आपका नॉन एपिनेफ्रिन जिसको आप एड्रिनल भी कहते हैं, नॉन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, और ये है आपका नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये इनर मेड्यूला के द्वारा सिक्रीट हुए, आउटर कॉर्टेक्स के द्वारा स्टीरॉयड हार्मोन जिनको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपके सेक्स हार्मोन। ये तीन हार्मोन होते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है कि मिनरल्स, अब मिनरल्स में आप याद रख सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपकी रिनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन करवाना पड़ेगा सोडियम का, और पोटेशियम को यूरिन में सिक्रीट करवाना पड़ेगा। तो ये दो स्टिमुलेशन देता है। तो सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन लिख लेते हैं, इसका काम क्या होता है, ये आपका, एक मिनट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड किस क्या काम करता है, आपके किसको मेंटेन करके रखना है, मेंटेन
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो कैसे मेंटेन करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन renal tubule एंड एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करवाएगा? एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन यूरिन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रहा है कि ये रीनल ट्यूब्यूल से आपके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवाएगा और इस तरीके से आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करके ये रखता है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो पीछे पीछे आपका वाटर भी जाएगा, तो वाटर भी आपका साथ में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ऑल्सो वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड आ गई क्या, ये रहा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद आपका लास्ट में सेक्स हार्मोन हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से समझ में आ रहा है, ग्लूको, ग्लूको मतलब कि आपके ग्लूकोज की बात हो रही है। मीन्स ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिक रेगुलेशन में इसका काम होता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन। कैसे करेगा मेटाबॉलिक रेगुलेशन? ये आपका जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही प्रोटियोलाइसिस भी करवाता है, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसे कई सारे काम जो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के होते हैं। इरिथ्रोपोइसिस में भी इसका काम होता है, इरिथ्रोपोइसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी। देखिए जब भी आप तनाव में होते हैं, है ना, ये आपका लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। जब भी आप तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं, आप भूखे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, दौड़ लगा रहे हैं, है ना, घबरा से गए हैं, एकदम होता है ना, मतलब डर से जाते हैं, तो उस कंडीशन में, डिप्रेशन में है, तो उस कंडीशन में आपके मेटाबॉलिक रेगुलेशन कौन करता है? आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि आपको यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, है ना, आपको एक्सेस एनर्जी की जरूरत है। तो फिर उस कंडीशन में आपका ये सारा मेंटेनेंस कौन करता है? आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। बट ये एंटी इंफ्लामेटरी भी हो सकता है। तो ये आपका बहुत गलत बात है कि एंटी इन्फ्लामेशन मतलब कि ये आपकी इम्यूनिटी को काम नहीं करने दे रहा है ना। तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, आपका कोई भी घाव हो गया है तो उस घाव को हील नहीं होने देता है, वाउंड हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। तो उस कंडीशन में आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो सिक्रीट होता है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है कोर्टिसोल। कौन सा? कोर्टी कोर्टिसोल। और अगर आप मिनरलों का लिखेंगे तो एल्डोस्टेरोन आप लिख सकते हैं, एल्डोस्टेरोन। ये एग्जाम्पल है, आप लिख लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का आपका कॉर्टिसोल्स। अगर आप सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो सेक्स हार्मोन में इसका एग्जाम्पल है एंड्रोजन्स, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि आपके
सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सेकेंडरी आप कह सकते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, जैसे कि आफ्टर प्यूबर्टी हेयर आना, दाढ़ी आना, तो उन कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एंड्रोजन। सो ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्यूबिक हेयर आते हैं जैसे कि, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपका एंड्रोजन के कारण होता है, मेल सेक्स हार्मोन। इसके अलावा भी बहुत सारे मेल सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है। तो ये एंड्रोजन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अच्छा, इनका स्टिमुलेशन कहाँ से होता है? तो स्टिमुलेशन मैंने बताया, जैसे कि कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से आता है। तो ये किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH को, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो ACTH जो है आपके किसके ऊपर आएगी, किसके ऊपर आके एक्ट करेगी? आपके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। तो वो क्या करेगी? आपके इन स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो ये स्टिमुलेशन कहाँ से आया? आपके CRH से, है ना। तो ये आपका हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड लिखी हुई है ऑलरेडी। तो ये स्टिमुलेशन आपका CRH कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको आप कहते हैं, ये है एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वो स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो ये इसी तरीके से पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाता है जब ज्यादा सिक्रीशन करवाना होता है, जब इनको स्टॉप करना होता है तो नेगेटिव स्टिमुलेशन जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो भी उसके डिसएडवांटेज होते हैं, अगर बहुत ज्यादा कम है तो भी उसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है? पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलेशन। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाले हार्मोन है वो। अब आता है आपका मेड्यूला वाला पार्ट। तो मेड्यूला वाले पार्ट में तो आपके पास में मेनली कौन से हार्मोन है? एक तो एपिनेफ्रिन है और एक नॉन एपिनेफ्रिन है, और मेनली उसमें आपका जो एपिनेफ्रिन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो एड्रिनल मेड्यूला में आप देखेंगे, इसमें लगाया है नहीं है, चलिए। एड्रिनल मेड्यूला में आपके पास में दो हार्मोन है, इनको आप इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन और एक है नॉन एपिनेफ्रिन। फंक्शन तो दोनों का लगभग लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये 80% होता है और ये आपका 20% रिलीज होता है। अब इनके फंक्शन देख लीजिए। इनका फंक्शन कब होगा? जब आपको, मतलब आप एकदम शॉक में आ गई हो या आपको डर लग रहा हो, जैसे कि पीछे से आपको किसी ने एकदम धक्का दे दिया या फिर एकदम से डरा दिया, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जो जो सिम्टम्स आपके उस वक्त होते हैं ना, उन सबको याद रखो। वो वही सिम्टम्स आपके किसके द्वारा आते हैं? एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के द्वारा। तो जब आपको एकदम किसी भी चीज का शॉक लगा हो, है ना, शॉक हो गए हो आप किसी भी चीज ने, किसी ने डरा दिया, जैसे आप मान लीजिए एकदम से डरा दिया, तो आपके मन में एकदम डर सा हो गया है। तो उस वक्त आपको क्या क्या होता है? आपको घबराहट होती है, आपकी हार्ट बीट जो है वो क्या बढ़ जाती है? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। उस वक्त आपके ग्लूकोज का लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ आपको पसीना हो जाता है, सेटिंग होती है ना, पसीना हो जाता है। तो आपको जिसने भी डराया है, तो उस वक्त आपका ये जो हार्मोन होता है, उस जो भी आपका वो पर्सन है, उस पर्सन को क्या करता है? एकदम अच्छे से आपको क्लियर दिखाता है। कैसे दिखाएगा? आपकी जो प्यूपिल्स होती है ना, इनको डायलेट कर देता है, डायलेट, ताकि आप अपने दुश्मन को, अपने घर में जो चोर घुस गया है उसको देख पाए, है ना। डायलेट प्यूपिल है, क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ ये आपके नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन भी देता है और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, आपको अलर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप अलर्टनेस भी लिख सकते हैं।
कि भैया आपको किसी ने डराया है, आप फटाफट से अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो अलर्ट कौन करता है? ये करता है। पसीना कौन लाता है? ब्लड प्रेशर कौन बढ़ाता है? जब आपको डर लग रहा हो, जब आपको शौक लगता है। इसीलिए इस हार्मोन को है ना फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है, कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो लाइट एंड फ्लाइट होता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके एड्रिनल मेड्यूला के होते हैं। और साथ ही साथ मैंने कहा कि ये आपका नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करता है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। तो मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करता है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट, वैसे मैंने कहा ये कि ग्लूकोज लेवल, आप डायरेक्टली ग्लूकोज लेवल नहीं कहेंगे, अगर आप मेटाबॉलिक रेट कहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। सो ये सारे फंक्शंस आपके एड्रिनल मेड्यूला के होते हैं। अब यहाँ पर आप एल जो है वो लिख लीजिएगा, एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है बहुत ही स्मॉल छोटी सी ग्लैंड होती है। देखिए ये रही आपकी पीनियल ग्लैंड। एक मिनट, आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो छोटा सा, ये इतनी सी बड़ी ग्लैंड आपको दिख रही है, पीनियल ग्लैंड। वेरी स्मॉल ग्लैंड होती है जो कि आपके फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। वेरी स्मॉल और छोटी सी ग्लैंड होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। और ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन सिक्रीट हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में एक पिगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना? शायद प्रीवियस क्लास में नहीं, उससे भी पहले वाली क्लास में बताया था, मेलेनिन के बारे में। तो मेलेनिन और मेलेटोनिन दोनों में डिफरेंस है। मेलेनिन एक पिगमेंट है और मेलेटोनिन जो है एक हार्मोन है। सो मेलेनिन को इससे आप रिलेट मत कर लीजिएगा, मेलेनिन अलग चीज है। मेलेनिन आपका पिगमेंट है, क्या है? पिगमेंट है, ये एक हार्मोन है। तो मेलेनिन, आप देखते हैं ना कि आपको बहुत ज्यादा मतलब फेस जो है, किसी का एकदम लाइट फेस होता है, फेयर फेस होता है, किसी का डार्क फेस होता है। तो डार्क के लिए आपका मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसमें मेलेनिन ज्यादा होता है। अगर आपका फेयर फेयर फेस है, मतलब कि आपके अंदर मेलेनिन जो है वो कम है। तो इसी प्रकार मेलेटोनिन जो है एक हार्मोन है, बट ये भी कहीं ना कहीं आपका डार्कनेस और लाइट से रिलेट करता है। मतलब आपकी जो स्लीप वॉक साइकिल होती है ना, या बायोलॉजिकल साइकिल होती है, उसको रेगुलेट करता है। कि जब आप सोते हैं, जैसे अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे के टाइम पे डार्कनेस में आपका मेलेटोनिन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होता है ना। डार्कनेस मतलब कि जब अंधेरा हो गया है, नाइट के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो मेलेटोनिन ज्यादा सिक्रीट होता है। कि जैसे ही अंधेरा होता जाता है, आप ऐसा लगता है कि बस अब नींद आ रही है, अब सो जाते हैं। तो आपका मेलेटोनिन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अंधेरा हो गया है, अब मुझे ज्यादा सिक्रीशन करना है, अब सोना है ना? तो उसके लिए आपका मेलेटोनिन होता है। अच्छा, जब आप देखेंगे कि ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइट ब्राइटनेस, है ना? तो आप यहाँ पर लाइट में लिख सकते हैं। तो पहले के लोग, आपको पता है, कभी अलार्म नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि उनका जो मेलेटोनिन है, आपकी ये जो बायोलॉजिकल साइकिल है, स्लीप वॉक साइकिल जो है, वो मेलेटोनिन मेंटेन करके रखता था। उसको पता था कि अंधेरा होगा तो मुझे मेलेटोनिन ज्यादा सिक्रीट करना है, उजाला होगा तो मुझे मेलेटोनिन कम सिक्रीट करना है। तो ऑटोमेटिकली लोगों की नींद खुल जाती थी। लेकिन अब क्या है, देर रात तक आप मोबाइल चलाते रहते हैं, तो स्क्रीन की लाइट जो आपके ऊपर गिरती रहती है और आपका मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है। तो यही कारण है। इसीलिए क्या है, आपकी जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, उसके कारण भी आपके इस साइकिल पर इफेक्ट होता है। आप जो रूम में लाइट जलाते हो, तो बाहर का जो प्रकाश है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकिल चलती थी पहले, क्योंकि पहले इतनी सारी लाइट नहीं थी, चिमनियों से लोग अपना काम चला लेते थे। तो ये साइकिल बिल्कुल मेंटेन थी। उनको, मेलेटोनिन को पता था कि जब अंधेरा होगा मुझे इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा करना है ना? मतलब डार्कनेस में मेरा मेरा सिक्रीशन मुझे बढ़ाना है। और ये कौन बढ़ाता है? आपके पीनियल ग्लैंड। क्योंकि सीक्रेट तो आपकी पीनियल ग्लैंड ही करेगी मेलाटोनिन को। तो जब डार्कनेस होती थी तो इसका लेवल
बढ़ जाता था। जब आपका ब्राइटनेस या लाइट आती थी, ये सुबह होती थी, तो इसका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता था। और अगर आप जैसे मिडनाइट में सॉरी मिड डे में देखेंगे ना, तो मिड डे में आपको इसका सिक्रीशन और कम देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पीनियल ग्लैंड के बारे में। सो यहाँ पर आज की क्लास हम अपनी खत्म करते हैं, और अगली क्लास में आपके जो रिमेनिंग ग्लैंड्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपकी पेनक्रियास और आपके जो गोनाड्स है उनके बारे में। क्योंकि अगर मैं सब आपको एक साथ पढ़ा देती ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।